Hello everyone, welcome back to our channel. I'm your friend Priti, and this is the second session for this chapter number second, that is nutrition in animals, NCRT books for class 7th. Okay, in our previous class video we have already discussed few topics from this chapter, and if you have not watched my previous class video then please visit and watch them thoroughly, and I will give you the link in the description box, so please visit and watch them thoroughly. And also I would like to tell you one thing, that I already discussed class 6 NCRT books in my playlist. You can find those all the videos in my channel, so please visit and watch them thoroughly. And if you like, then please do like, comment and share my videos with your friends. And now let's start this session, and this session would be bilingual by the way. हम इंग्लिश वाली बुक को पढ़ने वाले, और एक अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको हिंदी में भी थोड़ा ट्रांसलेट करते चलेंगे, ताकि हमारी एक अच्छी समझ इसको बन पाए और आप भी हर पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर सकें और समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, जो कि हमारा सेकंड सेशन है इस चैप्टर के लिए। और हम फर्स्ट चैप्टर में यहाँ तक हम पढ़ चुके थे डाइजेशन इन ह्यूमन, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे डाइजेशन में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे। ओके, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ चुके थे, इसके जो अलग अलग पार्ट्स है, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब हम पढ़ चुके थे। द माउथ एंड बक्कल कैविटी के बारे में हम पढ़ चुके थे, और इसके साथ साथ हम टिथ्स जो है वो कवर कर चुके थे कि किस प्रकार के कितने टिथ होते हैं। टोटल 32 होते हैं। और मिल्क टीथ के बारे में हम जान चुके हैं, और इसके साथ साथ परमानेंट टीथ के बारे में हम जान चुके हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं 6 to 8 ईयर्स तक वो जो है टूट जाते हैं, और ये हमारे इन्फेंसी में स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि 0 से 3 ईयर्स तक जो है मिल्क टीथ आ जाते हैं बच्चे में, और वो जो टूट जाते हैं। ये मैं सब अपनी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिससे पहले वाली क्लासेस में ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सेकेंड क्लास है जहाँ पर हम पढ़ने वाले थे। यहाँ पर ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, ये था हमारा हम सलाइवा वाले जो पोर्शन में आ गए थे। आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 2.3 करने वाले थे कि कैसे उसमें डाइजेशन स्टार्ट होता है। हम इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ना कि जो हमारा डाइजेशन है वो हमारे माउथ कैविटी में, बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। तो वो कैसे स्टार्ट होता है, वो प्रोसीजर जो है उसके लिए हम एक्टिविटी 2.3 करने वाले हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। यहाँ पर हम जानेंगे कि जो सलाइवा है उसका हमारे भोजन पर क्या एक्शन होता है, कैसे रिएक्ट करता है। लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए हम पता करते हैं। 2.3 जो एक्टिविटी है इसको जानने के लिए हम ये एक्टिविटी करने वाले हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। ओके, टेस्ट ट्यूब आप सभी जानते हो, टेस्ट ट्यूब जो इस प्रकार की होती है, ये टेस्ट ट्यूब होती है। तो हमने इस तरह की 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। लेबल दैम ए एंड बी, उनको नाम देने हैं ए और बी। हमने यहाँ पे दे दिया ए और बी, ठीक है। हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली और उनको नाम दे दिया ए एंड बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट में हमने क्या करना है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने डालना है 1 टीस्पून, ठीक है, एक ऑफ बॉयल्ड राइस। बॉयल्ड राइस हमने उबले हुए चावल उसमें डाल दिए। इन टेस्ट ट्यूब बी और इन ट्यूब बी में हमने क्या करना है, कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चीविंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में तो डाल दिया अपने बॉइल्ड राइस यानी कि उबले हुए चावल डाल दिए, लेकिन सेकंड में आपने क्या किया है, उन उबले हुए चावल को आपने चबा करके डालना है उसमें, ठीक है। जब आप चबा लोगे दांतों के बीच उसको, तब उसको हमने टेस्ट ट्यूब बी में डालना है। एंड 3 to 4 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब। अब आपने दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, अब एक में आपने बॉइल्ड चावल को डाला है, बॉइल्ड राइस को डाला है, दूसरे में आपने उनको चीव करके डाला है, और दोनों में ही आपने, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने 3 से 4 मिलीलीटर पानी डाल दिया, ठीक है। ऐसे करना है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, नाउ pour 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन इच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब 2 से 3 ड्रॉप आपने आयोडीन सोल्यूशन की इसमें डालनी है, और आपने उसको ध्यान से देखना है कि क्या उसमें डिफरेंस आता है। वाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स। तो उनकी जो टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसका क्या रीज़न है। डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। आपने इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा कि किस टेस्ट ट्यूब में आपको कलर दिखाई देगा, इसका जो रिजल्ट है आपको अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है, उनसे जानना है कि
क्या रीज़न है कि जो ये कलर है चेंज हो गया। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा होता है ना, हमारे मुंह में जो सलाइवा मिलता है, जो लार होती है, वो क्या करती है, वो हमारे जो स्टार्च है, जो हमारे भोजन में जो हम स्टार्च कंज्यूम करते हैं, उसको शुगर में चेंज कर देती है। सलाइवा का मेनली काम है, जो बकल कैविटी में जो हमारा ये सलाइवा ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, वो क्या करता है, हमारे स्टार्च को, जो हम भोजन में स्टार्च लेते हैं, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। द टंग इज़ ए fleshy muscular organ attached to the back to the floor of the buccal cavity। जो हमारी जीभ होती है, ये क्या होती है, हम देखते हैं जीभ क्या होती है हमारी, इज़ अ फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन। ये मस्कुलर होती है, ठीक है, ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर। जो हमारे मुंह में पीछे वाला हिस्सा है, उसके नीचे वाले पार्ट पर, फ्लोर पर ऑफ द बक्कल कैविटी, ये जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये जो है सामने से कैसी होती है, फ्री होती है, बिल्कुल कहीं से जुड़ी नहीं होती किसी भी ऑर्गन से, और ये आराम से मतलब फ्रीली मूव कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में ये है अच्छे से मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। तो क्या आप टंग का फंक्शन जानते हो कि जो हमारी जीभ होती है, इसका क्या कार्य होता है हमारे मुंह में। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। जो हम बोलने के लिए अपनी जीभ का यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं ना। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चीविंग एंड हेल्प्स इन स्वैलोविंग फूड, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करते हैं, एक तो बोलने में हमारी जीभ काम आती है, और इसके साथ साथ क्या करती है, ये इसका ये कि यूज़ ये है कि ये जो सलाइवा होती है, उसको ये मिक्स करती है हमारे फूड के साथ। जब हम उसको चबा रहे होते हैं, जब हम भोजन को चबा रहे होते हैं, तो जीभ क्या करती है, उस सलाइवा को, जो सलाइवरी ग्लैंड से निकला है, उसको हमारे भोजन में मिक्स कर देती है, और जो जिसकी वजह से जो हमारा भोजन है वो फूलता है, स्वेलो कर जाता है, फूलता है, ठीक है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। और इसके साथ साथ जो है, हम जो भोजन का जो टेस्ट है, वो हमारी जीभ से ही लेते हैं, है ना, जीभ में हमारे भोजन का टेस्ट आता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। इस पे क्या होती हैं, जो हमारी जीभ होती है, इस पे टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है, उभरे हुए पार्ट्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, जिनकी वजह से हमें अलग अलग टेस्ट जो है फूड के पता लगते हैं, भोजन का अलग अलग स्वाद हमें पता लगता है। वी कैन फाइंड आउट द, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि, क्या पता लगाएंगे हम यहाँ से, दैट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो हम आगे एक्टिविटी करने वाले हैं, उनसे हमें पता लगेगा कि कौन सा पार्ट जो हमारी जीभ का कैसा टेस्ट देता है। तो देखिए, मैं जानती हूँ, तो मैं इसको आपको बता देती हूँ। जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो जीभ का होता है, ये हमें मीठा बताता है। यहाँ पर हमें मीठे का अनुभव होता है। जब हम कुछ फूड खाते हैं, तो जो फूड का जो मीठे वाला पार्ट होता है, वो हमें यहाँ पर फील होता है। इसके साथ जो सेकंड होता है, यहाँ पर हमें खारापन फील होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें खट्टा फील होता है, और इसके साथ जो लास्ट में होता है, ये हमें कड़वा फील होता है। देखो, जब भी आप दवाई खाओगे ना, अगर यहाँ पे रखोगे तो आपको वो इतनी कड़वी नहीं लगेगी, लेकिन अब यहाँ पर रखते हो तो यहाँ पर जाने के बाद वो कड़वी लगती है। यानी कि गले में, जब वो गले में जाने से पहले वाला जो पार्ट है जीभ पे, वहाँ पर कड़वी चीज़ें हमें अनुभव होती हैं, फ्रंट पे हमें मीठी चीज़ें अनुभव होती हैं, सेकंड पर जो बिल्कुल इसके साथ साथ है, यहाँ पर हमें खारापन लगता है जीभ पे, बिल्कुल साइड में बाहर की तरफ। और जीभ के अंदर, मतलब मुंह के अंदर जो बक्कल कैविटी में जो जीभ ये है, ये वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पर हमें खट्टा फील होता है, और जो पीछे होता है, ये यहाँ पर हमें कड़वा फील होता है, ठीक है। तो देखिए, रीजंस ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट, ये अलग अलग जो है रीज़न होते हैं टंग में, हमारी जीभ में अलग अलग पार्ट होते हैं जहाँ पर हमें टेस्ट फील होता है। तो देखिए, इससे पहले जो हमारा ये पैराग्राफ रह गया था, देख लीजिए, अफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। हम देख चुके हैं कि जो फर्स्ट ट्यूब होगी ना, उसमें जो कलर है स्टार्च का, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो बॉइल्ड राइस है उसमें अभी स्टार्च है, ठीक है, वो हमारी सलाइवा ने उसको चेंज नहीं किया है शुगर में। तो यहाँ पर जो आयोडीन अगर सोल्यूशन आप डालते हो, तो उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, ब्लू हो गया यहाँ पर आयोडीन डालते ही, क्योंकि वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट था। कार्बोहाइड्रेट हो या स्टार्च हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही दूसरा जो फॉर्म है उसका स्टार्च ही है, तो ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये अपना कलर चेंज कर देता है, जैसे पोटैटो में होता है ना, ऐसे ये ब्लू कलर का हो जाता है चावल। और जो सेकंड है, वहाँ पर हमने चबा दिया था, तो जो सलाइवरी ग्लैंड है, वो ऑलरेडी जो हमारे राइस में जो
स्टार्च था उसको वो शुगर में चेंज कर चुकी थी और वो कंज्यूम कर लिया गया था। तो उसके बाद जो पार्ट रह जाता था, ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो पार्ट रह जाता था उसको हमने टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर डाला था। तो उस पर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज नहीं करता है। यही यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमने जाना है। तो देखिए जो बॉक्स है इसमें बताया गया है स्वीट्स एंड टूथ डिके। यहाँ पर हम स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में जानेंगे कि जो मिठाई होती है या फिर जो हमारा टूथ डिके होता है, दांतों का जो टूटना होता है वो क्या होता है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। क्या होता है, सामान्य तौर पर जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, लेकिन वो हमें क्या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाउएवर इफ़ वी डू क्लीन आवर teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it। क्या होता है कि हाउएवर इसके अलावा जैसे ही क्या करते हैं, इफ़ वी डू नॉट क्लीन, अगर हम अपने टीथ का, अपने दांतों को क्लीन नहीं करते, साफ़ नहीं करते हैं, एंड माउथ और अपने मुंह को साफ़ नहीं करते हैं, आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया, तो उसके बाद क्या होता है, खाने के बाद अगर हम अपने मुंह को साफ़ नहीं करते, अपने दांतों को साफ़ नहीं करते, इसीलिए कहा जाता है कि खाने से पहले और खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, ब्रश करके ही खाना खाना चाहिए और खाना खाने के बाद एक बार कुल्ला ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लीव एंड ग्रो इन इट। तो उसके बाद क्या होता है, अगर हमने अपने दांतों को साफ़ नहीं किया तो काफ़ी सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो हमारे मुंह में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरियाज उन शुगर को खाने लग जाते हैं, तोड़ने लग जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन उन शुगर को, जो हमने जैसे स्टार्च से शुगर बना था, तो उस शुगर को जो हमने फूड से लिया है वो हम उसको क्या करने लग जाता है, बैक्टीरिया उसको तोड़ने लग जाता है उस शुगर को। प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, जो हमारे मुंह में जो खाना जो रह गया है, कुछ पार्ट जो अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो कुछ पार्ट जो है भोजन का हमारे मुंह में रह जाएगा, तो उसमें जो शुगर प्रेजेंट होगा उसको ये बैक्टीरिया जो है तोड़ने लग जाते हैं। एंड रिलीज एसिड्स, उसके बाद जो है इसको तोड़ के एसिड रिलीज करने लग जाते हैं, एसिड छोड़ने लग जाते हैं। सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज़। तो चैप्टर 5 में हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब देखिए ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पर एसिड छोड़ते हैं, ठीक है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और जो एसिड होते हैं ना वो हमारे दांतों को तभी ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द टूथ डिके। और इसी को क्या है, दांतों की खराबी या जिसकी वजह से दांत जो हमारे निकल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इसी को टूथ डिके कहा जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसका जो है उपचार अगर टाइम से ना किया जाए, समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाता है, तो क्या होता है, इट कॉजेज सेवरल टूथएक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। और क्या होता है, इट केजेस आवर टूथ एक, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे दांतों में कुछ दर्द होने लग जाता है। एंड इन एक्सट्रीम केसेस, तो और ज़्यादा केसेस में क्या होता है, जो अगर जो दर्द है वो कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ जाए तो क्या होता है, रिजल्ट इन टूथ लॉस। तो उसकी वजह से क्या है, हमें अपने दांत जो है खोने पड़ जाते हैं, निकलवाने पड़ जाते हैं या निकल जाते हैं। कोलगेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। जो जो हमारे चॉकलेट्स होते हैं, चॉकलेट जो होती हैं स्वीट होती है, इसके अलावा जो मिठाइयाँ होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, एंड जो हमारी लिक्विड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स, और इसके साथ साथ जो और मीठे जो प्रोडक्ट्स हैं, आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ द टूथ डिके। तो यही जो है मेजर, जो मेनली जो यही चीज़ें जो हैं कारण होती हैं जिनकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा क्या करता है, शुगर को तोड़ता है और एसिड निकालता है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों से। तो यही जो है मेन कारण होता है। अगर हम ज़्यादा स्वीट लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, ड्रिंक्स लेती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, और इसके साथ साथ जो शुगर प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो इसकी वजह से जो है हमारे टूथ में डिके हो जाता है, यानी कि इसी की वजह से हमारे दो दांत जो हैं ख़राब हो जाते हैं और लास्ट में वो निकल जाते हैं, निकालने पड़ जाते हैं ख़राब होकर के। देयरफॉर, इसी वजह से क्या है, इसीलिए वन शुड क्लीन द टीथ विद ए ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि हर किसी को क्या है, अपने दांतों को ब्रश के साथ या फिर दातुन के साथ जो है अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड, और इसके साथ जो है डेंटल फ्लूस के साथ, जो कि एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट
ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स। ये क्या होती है, ये ब्रश जो होती है वो, ये आप सभी जानते हो, ब्रश को आप सभी यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड होती हैं, ठीक है। डेंटल फ्लोस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड होते हैं, मजबूत धागे होते हैं, धागे टाइप के होते हैं, विच इज़ मूव्ड बिटवीन द टू टीथ, जो कि दो दांतों के बीच में मूव करते हैं, मूवमेंट होती हैं, टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल, जो कि फंसे हुए जो फूड के पार्टिकल्स है जो हमारे दांतों में फंस गए हैं, उनको निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एट लीस्ट ट्वाइस ए डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको कम से कम 2 बार, एक दिन में 2 बार इनको यूज़ करना चाहिए। ब्रश हुई या फिर आपका डेंटल फ्लोस हुआ या फिर दातुन है, दिन में 2 बार हमें ये यूज़ करना चाहिए, यानी कि सुबह शाम आप कर सकते हो, ताकि जो, और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, अपने मुंह को साफ़ कर लेना चाहिए आफ्टर एवरी मील। और जब भी हम खाना खाएं उसके बाद हमने अपने मुंह को साफ़ कर लेना चाहिए, यानी कुरला तो आप कर ही सकते हो, पानी लेकर के वापस उसको थोड़ा सा मुंह में हिला करके, ताकि वो जो फूड पार्टिकल जो हमारे दांतों में फंसे हुए हैं वो पानी के साथ जो है हमारे मुंह से बाहर आ जाए, उनको बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और इसके साथ साथ क्या है, हर किसी को जो है ना ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो गंदे हाथों को अपने मुंह में, गंदी फिंगर्स, अगर हमारी गंदी उंगलियां हैं तो उनको हमने अपने मुंह में नहीं ले जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो और अनवॉश्ड जो बिना धुले हुए जो चीज़ें होती हैं उनको भी हमने अपने मुंह में नहीं ले जाना चाहिए। तो क्योंकि क्या रीज़न है इसका, अगर हमारे हाथों में जर्म्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज वगैरह जिनसे ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं, और वो हमारे माउथ में जाने के बाद वो वही करते हैं कि वो शुगर को, हमने पढ़ा ना अभी कि वो तोड़ने लग जाते हैं स्टार्च को, शुगर, ठीक है, उसको तोड़ने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि वो वहाँ पर ग्रो करने लग जाते हैं और धीरे धीरे जो है हमारे दांतों को खाने लग जाते हैं, एक तरह से बोलते हैं ना, कीड़ा लग जाता है दांतों में। तो इस तरह से ही वो डेंटल डिके यही होता है। देखिए यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है ना, यही चीज़ें होती हैं। तो हमने इन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, हम ये पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे दिखाया गया है, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन ए हरी, जब भी आप जल्दी में कुछ खाते हो, वॉक और लव वाइल ईटिंग, या फिर आप चलते हुए खाते हो, या फिर जल्दी में खाते हो, या फिर हंसते हो उस टाइम जब आप खाना खा रहे होते हो, यू मे कफ गेट हिकअप्स और ए चॉकिंग सेंसेशन। तो होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हिचकियाँ टाइप आती हैं, या एकदम से हिकअप्स हमें फील होता है। तो दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। तो ये कब होता है, एकदम से, इसको ना एक तरह से हिंदी में जनरल उसमें बोला जाता है कि धसका लग जाता है ना, धसका सा लग जाता है एकदम से। और वो क्या होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि वो जो हम भोजन उस टाइम खा रहे होते हैं चलते हुए या जल्दी में, या फिर हंसते हुए, जब हम खाना खाते हैं, या फिर खाना खाते हुए, या ये भी कह सकते हो कि खाना खाते हुए हंसते होते हैं, तो वो क्या होता है, फूड पार्टिकल जो है हमारे विंड पाइप में चला जाता है, उसकी वजह से जो है ये इस तरह से धसका लगता है, या फिर आप कह सकते हो कि एक तरह से हिकअप्स होता है और चॉकिंग सेंसेशन सी होती है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग्स। विंड पाइप का क्या काम होता है कि ये हमारे नोस्ट्रिल से एयर को, नोस्ट्रिल से लंग्स तक जो है विंड पाइप ही हमारी एयर को लेकर जाती है। रेस्पिरेशन में इसका काम आता है, ठीक है, रेस्पिरेशन का पार्ट है विंड पाइप। इट टर्न्स एडजेंट टू द फूड पाइप, और ये क्या होती है, फूड पाइप में ले जाती है विंड पाइप उसको, एयर को। बट इनसाइड द थ्रोट, लेकिन हमारे थ्रोट के अंदर, गले में अगर बात की जाए, एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पासेस। लेकिन हमारे थ्रोट के अंदर जो है हमारी जो एयर है, वायु और जो फूड है, एक ही रास्ते को शेयर करती हैं, यानी कि एक ही रास्ते से ये गुजरती हैं, एयर भी और उसके साथ साथ जो हमारा फूड है, ये दोनों चीज़ें एक ही रास्ते से गुजरती हैं। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो हम कैसे इसको बचा सकते हैं, अगर रास्ता एक ही है दोनों चीज़ों का, एयर का भी और फूड का भी, तो वो विंड पाइप में जाने से हम कैसे बचा सकते हैं भोजन को, क्या ऐसा करना पड़ता है, या क्या ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से जो है भोजन हमारे विंड पाइप में जाने से बच जाता है, नहीं जाता। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोविंग ए फ्लैप लाइक वाल्व क्लोजेज द पासेज ऑफ विंड पाइप। तो क्या होता है कि जब हम एक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं, उस भोजन को हम चबा रहे होते हैं, ठीक है, जो वो फूल जाता है, ए फ्लैप लाइक वाल्व। तो एक ना फ्लैप लाइक एक वाल्व होती है, वो क्या करती है, क्लोजेज द पासेज ऑफ द विंड पाइप, वो विंड पाइप के उस रास्ते को बंद कर देती है, एंड गाइड्स द फूड इनटू द
फूड पाइप, और क्या करती है वो जो भोजन है उसको फूड पाइप में आने में हेल्प करती है। क्या होती है यहाँ पर एक वेल्व होती है, ये याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कहीं पर भी। तो क्या किसकी वजह से जो है वो दोनों अलग अलग से रास्ते जाते हैं, या किस वजह से जो भोजन जो है हमारे विंड पाइप में नहीं जा पाता है, तो ये इसी वजह से फ्लैप लाइक जो है एक वेल्व होती है वहाँ पर, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। इफ़ बाय चांस, अगर क्या होता है बाय चांस अगर ऐसा हो जाता है, फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, अगर फूड पार्टिकल जो है हमारे विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि हंसते हुए, चलते हुए, या फिर जल्दी में जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा हो जाता है। वी फील चॉक्ड, गेट हिकअप्स और कफ, तो हमें क्या होता है, या तो हमें खांसी आती है, ठीक है, या फिर हिचकी टाइप आता है, चॉक्ड आते हैं, ठीक है, एकदम से हमें धसका वगैरह लग जाता है, तो ये रीज़न होता है। देख लो, अगर आपको कभी इस तरह से धसका सा लगता है, ठीक है, या आपको कफ खांसी आती है, हिकअप्स होते हैं, तो इसका रीज़न यही है कि जो आप खा रहे हो उस टाइम वो आपके विंड पाइप में एंटर कर चुका होता है। तो नेक्स्ट जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं, इसमें हम जानने वाले हैं पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग। एक्टिविटी 2.4 में करेंगे, प्रिपेयर ए सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गॉड। तो आपने यहाँ पर यही करना है, आपने एक अलग अलग सेपरेट सैम्पल बना लेने हैं, एक मीठा सॉल्यूशन का, एक खारे का जिसमें कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन हमने लेना है, एक में हमने लेमन जूस का सॉल्यूशन बनाना है, और जो फोर्थ हम बनाने वाले हैं उसमें हम नीम की पत्तियों को क्रश करके, ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। तो अब आपने क्या करना है, अपने एक फ्रेंड को जो आपकी क्लास में हो, अपने क्लासमेट को क्या करना है कि वो सामने आए और उसको क्या करने को कहना है कि उसकी आंखों को आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, यानी कि वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध दोगे। उसके बाद आप उसको क्या करोगे, हर और हिम, लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है, तो किसी भी क्लासमेट का आप यहाँ पर वो करके उनको बुला करके ऐसा कर सकते हो। टू टेक आउट द टंग, उनकी जो जीभ है उनको कहोगे कि आप जीभ बाहर निकालो, एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन, और कहोगे कि जीभ को तुम सामने बिल्कुल सीधी रखना, स्ट्रेट फ्लैट पोजीशन में रखना। यूज़ ए क्लीन टूथ पिक टू पुट द अबव सैम्पल्स one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6. Use a new टूथपिक फॉर each sample। तो आपने क्या करना है, एक साफ़ सुथरी टूथपिक को आपने यूज़ करना है यहाँ पर। टू पिट वो सैम्पल जो आपने लिए हैं, अपने 4 सैम्पल जो बनाए हैं, इनको यूज़ करने के लिए उसकी टंग के ऊपर, उसकी जीभ के ऊपर, जैसा कि हमें फिगर 2.6 में दिखाया गया है। यूज़ ए न्यू टूथपिक फॉर इस सैम्पल, और हर सैम्पल को यूज़ करने के पहले, हर सैम्पल का जब हम यूज़ कर रहे होंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए, तो आपने क्या करना है, हमेशा एक नई टूथपिक को यूज़ करना है हर सैम्पल को वो करने, टेस्ट करने के लिए। आस्क द कैंडिडेट विच एरियाज़ ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, और आप अपने उस दोस्त से पूछोगे, उस क्लासमेट से पूछोगे, सहपाठी से पूछोगे कि कौन सा एरिया जो है टेस्ट कर पा रहा है, मीठे को जान पा रहा है, या कौन से जीभ के किस हिस्से पर आपको मीठा महसूस हो रहा है, खारा महसूस हो रहा है, खट्टा महसूस हो रहा है, या फिर कड़वा महसूस हो रहा है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इसी तरह से उसको इस तरह से फील होगा। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल, और अपने क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशन को लिख लेना है और नाम उनको दे देना है कि जीभ के कौन से हिस्से पर हमें कौन से सॉल्यूशन का टेस्ट आ रहा है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट, और इसी एक्टिविटी को आप अपने और दोस्तों के साथ और सहपाठियों के साथ भी रिपीट करके देखोगे। द फूड पाइप और ईसोफेगस, अब हम फूड पाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ईसोफेगस या फूड पाइप क्या होता है। तो चलिए देखते हैं फूड पाइप जो है हमारा, ईसोफेगस क्या होता है। द स्वैलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप। अब हम बक्कल कैविटी के बारे में जान चुके हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारा फूड पाइप या फिर हमारी ईसोफेगस है। तो जो स्वैलोड फूड जो हमारी बक्कल कैविटी में स्वैलो कर दिया गया है, फूल गया है वहाँ पर सलाइवा की प्रेजेंस में, पासिस इनटू द फूड पाइप, अब वो फूड पाइप में आ रहा है, ईसोफेगस में, या फिर हम उसको ईसोफेगस का नाम देते हैं, तो वहाँ पर ये एंटर कर जाता है। लुक एट फिगर 2.2। अब आपको जो फिगर 2.2 दी गई है उसको देखिए। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। जो फूड पाइप होता है ये हमारी नेक के साथ साथ ही चलता है, ठीक है, जहाँ से हमारी गर्दन ये
चल रही होती है, वहीं से चल रहा होता है। पहेली वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। पहेली अब ये जानना चाहते हैं कि जब वोमिट होता है या वोमिटिंग होती है इस इन द सेंस कि जब उल्टी लगती है किसी को, तो ये हमारा जो भोजन है ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाता है, जबकि हमने जो अपने पार्ट्स पढ़े हैं कि बक्कल कैविटी होती है पहले, फिर इसोफेगस होता है, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है, और फिर रेक्टम और फिर एनस आता है। तो लेकिन जब उल्टी आती है या वोमिट करता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाने लगता है फूड, तो पहले ये जानना चाह रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम जानेंगे आगे। फूड देखिए यहाँ पर हमें बताया गया मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, कि जो हमारा फूड जो इसोफेगस में जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो किस तरह से जाता है, ये मूवमेंट यहाँ पर दिखाई गई है। आप देख पा रहे हो ये फूड पाइप है हमारी, इसोफेगस है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस स्टमक के यहाँ एंटर होने तक। और आप देख पा रहे हो कि कहीं कहीं से जो है उठी हुई है, स्वेलो सी हो चुकी है, और कहीं पर ये नॉर्मल स्टेट में है। तो ऐसा क्यों होता है? और ये जो आप देख पा रहे हो ये फूड है, देखो दिखाया गया है ये फूड है। जब ये इसोफेगस में से ये जा रहा होता है, फूड पाइप में से जा रहा होता है, तो देखिए ये इस तरह की स्ट्रक्चर इस तरह का में दिखाई देता है कि जो फूड है वो इस तरह से जा रहा होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारा फूड जो इसमें है और ये यहाँ पर है, तो इस तरह से क्या है, इसोफेगस की वॉल जो है क्योंकि ये मस्कुलर होती है तो इस तरह से ही थोड़ी सी स्वेलो हो जाती है, फूल जाती है वहाँ पर जहाँ पर भी इसके अंदर जो है भोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम ये जान चुके हैं एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट होती है फूड की कैसे होती है। और देखिए कहा गया था द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, तो हमारी छाती और नेक के साथ साथ जो है बीच में से ये इसोफेगस जो है चल रही होती है, फूड पाइप चल रही होती है, प्रेजेंट होती है। फूड इज pierced डाउन बाई मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, जो हमारा फूड होता है, भोजन जो होता है वो नीचे धकेला जाता है, हमारी जो फूड पाइप की जो वॉल होती है उसकी मूवमेंट के द्वारा ही उसको नीचे धकेला जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। असल में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होती है कि वो धकेलती है मस्कुलर जो वो पार्ट है, वो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रोसेस होती है कि बक्कल कैविटी से लेके एनस तक जो है इसी तरह से ये एलिमेंट्री कैनाल जो है भोजन को नीचे की तरफ पुश करती है एक तरह से, एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ पुश करती है। ठीक है, जैसे फिगर 2.7 में दिखाया गया है। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक, जब अगर हमारा भोजन जो है स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, स्टमक में नहीं आता है, एंड इज़ वॉमिटेड आउट, और वापस क्या हो जाता है, ये वॉमिट आउट हो जाता है, उल्टी लग करके ये वापस मुंह के जरिए बाहर आ जाता है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न ऑफ फॉर इट, तो आपने क्या करना है, अब आप याद करो कि जब आपको वॉमिटिंग हुई है कभी भी, जब आपको उल्टी लगी है, तो क्या क्यों हुआ था, क्या रीज़न था कि आपको वोमिट हुई थी। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर, और इसका रीज़न जो है आपने अपने डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ। स्टमक देखो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि स्टमक जो है उस फूड को जो है नहीं ले पा रहा था, दैट मीन कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, दैट मीन कि वो या तो फुल होगा उस टाइम पर, है ना, तभी तो उसमें वो एंटर नहीं कर पा रहा। अगर वो उसमें एंटर नहीं कर पा रहा है तो फूड पाइप में तो भोजन रुकेगा नहीं, क्योंकि वो क्या करती रहेगी, पुश करती रहेगी नीचे की तरफ। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो फूड है वो हमारा वॉमिट के जरिए वापस आ जाता है। जब हमारा स्टमक जो है और फूड को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है या नहीं कंज्यूम कर पाता है, नहीं ले पाता है अपने अंदर, तब वो क्या होता है, वो फूड पाइप से वापस मुंह के जरिए बाहर आ जाता है, और इसी को जो है वॉमिटिंग कहते हैं। देखिए इसके अलावा अगर आप डिस्कशन करना चाहें अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, तो आप कर सकते हो, और उनसे भी जानिएगा कि वो क्या रीज़न देते हैं आपको, और आप भी थोड़ा सा बताइए इसका रीज़न, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका कि क्या मैंने जो बताया है यही रीज़न है कि स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जैसे इस पैराग्राफ में भी दिखाया गया है। क्या ऐसा ही होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, कभी आपको वॉमिटिंग हुई है तो आपने फील किया होगा कि हमें वॉमिटिंग क्यों होती है, जब हम या तो ज़्यादा खा लेते हैं या हमारा स्टमक उसको रिसीव नहीं कर पाता है, तो वो जो है फूड पाइप में ही रह जाता है वो फूड, और वापस जो है मुंह के जरिए वापस निकल जाता है बाहर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द स्टमक इज़ थिक वॉल्ड बैग, जो स्टमक होता है वो मोटी उसका होता है, मोटी वॉल का होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो इसकी होती है एक तरह से झिल्ली जो होती है वो थिक होती है, मोटी होती है। इट्स शेप इज़ लाइक ए फ्लैटन्ड जे, और ये क्या है, एक जे शेप में होता है जो हमारा ये स्टमक होता है, ऐसा सा ही दिखाई देता है। देखिए ये इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, सॉरी ये मैं थोड़ा इस तरह से दिखाई देता है ना हमारा, तो ये जो शेप दिखाई गई है ये जे की शेप में होता है हमारा स्टमक।
और दिखाया गया है जे के शेप में। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे मोटा पार्ट है जो ज़्यादा जगह लेता है। ये वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट द वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। स्टमक कहाँ से स्टार्ट होता है, जो फूड पाइप होती है वहाँ से स्टार्ट होता है, और ये एंड कर जाता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके नीचे वाला जो पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड कर जाता है। देखिए फिगर में आपको मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। हमने पढ़ा था ना, ये रहा। देखिए स्टमक जो है, ये वाला स्टमक है, ये हमारी क्या है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होता है ईसोफेगस, यानी कि ये फूड पाइप से स्टार्ट हो रहा है, ये देख पा रहे हो आप, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये एलिमेंट्री, ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर ख़त्म होता है। देखो ये डार्क पार्ट में आपको दिखाया गया है। तो ये क्या है, ये हमारा स्टमक का भी तो पार्ट है। तो ये स्टमक जो है ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के ख़त्म होता है। इतना फैला हुआ होता है। सबसे बड़ा पार्ट जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, ये हमारा स्टमक ही होता है, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जान चुके हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, तो इनर लाइनिंग होती है या अंदर वाला जो लाइनिंग होती है, अंदर वाला जो पार्ट होता है वॉल का, तो वो क्या करता है, म्यूकस निकलता है वहाँ से। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारा HCl है, HCl भी वहीं से निकलता है। हमारे स्टमक में HCl सीक्रेट होता है और इसके साथ म्यूकस निकलता है एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और इसके साथ साथ क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस भी हमारे स्टमक से निकलते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, जो लाइनिंग है स्टमक का जो अंदर वाला पार्ट है उसको जो है प्रोटेक्ट करके रखता है म्यूकस, ठीक है, म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं और ये लाइनिंग्स ही निकलता है, ठीक है। और द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग विद द फूड, तो जो ये HCl होता है, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया, HCl एक तरह से एसिड ही तो है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिड क्या करता है, जो बैक्टीरिया हमारे स्टमक में पहुंच गए हैं हमारे भोजन के साथ, उनको ये क्या है, मार देता है, वहाँ पर ख़त्म कर देता है, किल कर देता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, और उस मीडियम को क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे स्टमक से निकलते हैं वो उस पर एक्ट कर पाते हैं और डाइजेशन वहाँ पर कुछ हो पाता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो देखिए जो डाइजेस्टिव जूस होता है हमारे स्टमक में, उसका काम होता है कि जो प्रोटीन हमारे फूड में होता है उसको वो सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करता है, ठीक है। हम जान चुके हैं स्टमक में क्या होता है, स्टमक में HCl सीक्रेट होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये जे शेप्ड का होता है, ये जान लो, ये जो स्टमक होता है वो हमारा जे शेप्ड का होता है। इसमें क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है, जो इसकी इनर लाइनिंग होती है ना, अंदर वाली जो इसकी ये क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है, मोटा होता है। अगर मान लो अगर इसकी ये है, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला जो अंदर वाला, ये जो इनर लाइनिंग है, यहाँ से म्यूकस निकलता है और इसके साथ HCl निकलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हमारे यहाँ से निकलते हैं। तो जो म्यूकस होता है इसका काम होता है कि ये इस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि जो हमारे भोजन में जो बैक्टीरियाज वगैरह है या हार्मफुल जो भी सब्सटेंसेस गए हैं वो इस इनर लाइनिंग को जो है हर्ट ना करे, इसको हार्म ना करे। तो म्यूकस का ये कार्य होता है। इसके साथ जो HCl होता है ये क्या करता है, HCl की प्रेजेंस में जो हमारे फूड में जो हमारे बैक्टीरियाज वगैरह अगर चले जाते हैं, ठीक है, तो उनको ये किल कर देता है ऐसे, और हमारे इस पूरे मीडियम को, भोजन जहाँ पर प्रेजेंट है, इसको क्या करता है, एसिडिक बना देता है। तो जो ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो इस इनर लाइनिंग द्वारा इस स्टमक में सिक्रेट किए गए थे, अब जब ये एसिडिक हो गया तो ये इसके साथ रिएक्ट करने लग जाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, और कुछ हद तक वहाँ पर डाइजेशन जो है फूड का होने लग जाता है, कंप्लीट होने लग जाता है। तो देखिए ये हम जान चुके हैं। और जो वो डाइजेशन होगा तो उसमें मेनली जो काम होगा उसका ये होगा डाइजेशन का, वहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस का HCl एसिडिक मीडियम में, कि वो प्रोटीन को क्या करता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है। तो ये हम जान चुके हैं स्टमक में क्या होता है, स्टमक के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये क्या होता है, हाईली कॉइल्ड होता है, इस तरह का होता है, हाईली कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड इन द सेंस ये क्या होता है, इस तरह से आप देख पा रहे हो,
इस तरह से कॉइल्ड होता है, ठीक है, कॉइल्ड शेप में, ठीक है, इस तरह से घुमा सा होता है, कॉइल्ड शेप में होता है। और ये क्या होता है, 7.5 मीटर्स लंबा होता है। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज। तो जो पैनक्रियाज से या जो हमारे लीवर से जो सिक्रेट होता है उसको क्या करता है, रिसीव करता है। जो भी कुछ हमारे पैनक्रियाज से निकलता है, पैनक्रेटिक जूसेस निकलते हैं, लीवर से जो निकलता है वो सारा क्या होता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आता है। लीवर से क्या आता है, हमारा बाइल जूस आता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आता है। तो ये दोनों जूसेस कहाँ जाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस। और इसके साथ साथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की जो वॉल होती है वो भी जो है जूस सीक्रेट करती है। देखिए, जान लो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये क्या होता है, पैनक्रेटिक जूस को रिसीव करता है पैनक्रियाज से, और बाइल जूस को रिसीव करता है लीवर से। और उसके साथ साथ ये खुद भी अपना एक जूस सीक्रेट करता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो हमारे एब्डोमेन में ऊपर राइट साइड को जो है लीवर जो है रेडिश कलर में होता है, लाल ब्राउन कलर में होता है, लाल भूरे रंग का ग्लैंड होती है, ये ग्रंथि होती है जो कि होती है हमारे हम जान चुके हैं राइट साइड में जो है हमारे एब्डोमेन में ऊपर वाली जगह पर होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और देखो ये हमारी क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड जो है हमारी पूरी बॉडी में वो कौन सी है, तो वो लीवर ही है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस। और ये लीवर क्या करती है, बाइल जूस को सीक्रेट करती है। देखो ये बताया गया है, बाइल जूस को सीक्रेट करती है। दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, जो कि एक गॉल ब्लैडर में जो है सीक्रेट होती है। आपने देखा होगा कि लीवर के बिल्कुल नीचे जो है इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो ये गॉल ब्लैडर होता है। जो बाइल जूस होता है वो इसी में स्टोर होता है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में बाइल जूस बनता है लीवर में तो वो क्या है, यहाँ पर स्टोर होता है। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और जो बाइल जूस होता है वो क्या होता है, फैट वसा का जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देखो अब हमने जान लिया कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनका डाइजेशन तो हमारे स्टमक में हो जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का हमारे बकल कैविटी में हो जाता है। रहा फैट, तो फैट का जो डाइजेशन है उसका डाइजेशन करने के लिए जो गैल ब्लैडर से जो बाइल जूस स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, जो कि लीवर में बनता है, वो क्या करता है, फैट को तोड़ता है, ठीक है। फैट के डाइजेशन में यूज़ होता है बाइल जूस जो होता है हमारा, ये जान चुके हैं। द पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। जो पैनक्रियाज होती है, पैनक्रेटिक जूस जहाँ से निकलता है वो हमारी क्या होती है कि लार्ज, बड़ी क्रीम कलर की जो है ग्लैंड होती है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, जो बिल्कुल स्टमक के नीचे वाले पार्ट भी जो है वहाँ पर लोकेट होती है, पाई जाती है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, जो पैनक्रिया से निकलता है, जो जूस निकलता है डाइजेस्टिव जूस, वो कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है, इसके साथ साथ फैट पर भी एक्ट करता है, और उसके साथ साथ जो है प्रोटीन पर भी एक्ट करता है। तो देखो हम कार्बोहाइड्रेट का हमारा बकल कैविटी में भी होता है, ठीक है। फैट का हमारा बाइल जूस करता है, जो कि हमारे गैल ब्लैडर में स्टोर होता है और लीवर से निकलता है, ये फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके साथ साथ जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो है हमारा HCl की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में ये हमारा स्टमक में डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। और इसके साथ देखो अब तीनों चीज़ें जो है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें ही कहाँ पर हमारी होती हैं, ये हमारे पैनक्रियाटिक जूस जो है हमारा निकलता है पैनक्रियाज से, इज ए लार्ज कलर ग्लैंड, ये बड़ी और जो है क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक से बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती हैं। और जो पैनक्रियाटिक जूस जो निकलता है ना पैनक्रिया से, वो इन तीनों ही चीज़ों को जो है डाइजेस्ट करता है, ठीक है, एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो आप जान चुके हो कि क्या मेन पॉइंट है यहाँ पर, वो हम जान चुके हैं। और ये क्या करता है इसको, एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, और सिंपलर फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट अगर आप देखो एग्ज़ाम व्यू से अगर जाने तो क्या है कि यहाँ पर जो एक ऐसी आपने बताना है कि एक ऐसा जूस बताओ, डाइजेस्टिव जूस, जो तीनों चीज़ों को ही डाइजेस्ट करता है या डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा पैनक्रियाटिक जूस होता है जो पैनक्रिया से निकलता है, ठीक है।
जैसे बकल कैविटी से हमारा जो स्टार्च को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है बकल कैविटी में। इसके अलावा स्टमक में जो है हमारा प्रोटीन्स जो है वो डाइजेस्ट होते हैं, और इसके अलावा जो हमारा फैट है वो हमारा बाइल जूस से जो कि लीवर से निकलता है, गल ब्लैडर में स्टोर होता है, उससे होता है। लेकिन जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो अकेला ऐसा डाइजेस्टिव जूस है हमारी बॉडी में जो तीनों ही चीज़ों को जो है डाइजेस्ट करता है और उनको छोटे फॉर्म में चेंज कर देता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। तो देखिए द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये इस तरह का जो है आधा जो डाइजेस्ट हो चुका है वो फूड अब क्या करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में पहुंचाता है। वे द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन, जहाँ पर जो इंटेस्टाइनल जूस है, जो इंटेस्टाइन से निकला हुआ जो डाइजेस्टिव जूस है, वो इस प्रोसेस को डाइजेशन को कंप्लीट करता है ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फूड, जहाँ पर जितने भी कॉम्पोनेंट्स थे फूड के उनको डाइजेस्ट करता है। द कार्बोहाइड्रेट्स कैन गेट ब्रोकन into simple sugars such as glucose। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपल फॉर्म में शुगर में चेंज हो जाता है, जिसको सच एज ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज हुआ। फैट्स इनटू फैटी एसिड, फैट को क्या करता है फैटी एसिड में चेंज कर देता है, एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। एंड प्रोटीन्स इनटू द अमीनो एसिड, और यहाँ पर क्या होता है प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। आप जान चुके हो कि जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटेस्टाइनल जूस का क्या काम होता है, इंटेस्टाइनल जूस यानी कि जो डाइजेस्टिव जूसेस इंटेस्टाइन से निकलते हैं वो अब क्या करते हैं, वो क्या करते हैं जितने भी फूड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उन सभी को तोड़ते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। जैसे कार्बोहाइड्रेट को हमने जाना कि वो सिंपल शुगर में तोड़ देते हैं, जैसे कि ग्लूकोज इसका एक एग्जाम्पल है कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना देते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन जाता है। इसके साथ जो फैट है उससे क्या है फैटी एसिड बन जाता है। ये भी जो कहाँ से हो रहा है, ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जो जूस निकल रहा है उससे हो रहा है। इसके साथ साथ जो ग्लिसरॉल है वो एंड फैटी एसिड, फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। उसके साथ जो प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। तो हम ये जान चुके हैं यहाँ पर अच्छे से इंटेस्टाइनल जूसेस के वर्क को। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हम जानेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इन फूड का, ये फूड सब्सटेंसेस का। तो चलिए हम इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, और जो बाकी का पोर्शन है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ही रह गया, ठीक है, आगे। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में पढ़ेंगे फीड कैसे करते हैं, ये डाइजेशन कैसे होता है इनमें। इसके अलावा एक टॉपिक और है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, कि जो घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो डाइजेशन होता है वो किस तरह से होता है। एनिमल के बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। और तो अब आगे जो है हम उनके बारे में जानेंगे, एनिमल्स के बारे में, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में और अमीबा के बारे में। तो चलिए इस सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक माई एफर्ट देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।